किसी भी ग्रह का वायुमंडल उसका एक बहुत मुख्य भाग होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी वजह से ग्रह के नेचुरल प्रोसेस सही से हो पाते हैं और वाटर साइकिल सही से काम कर पाती है। हमारे सौर मंडल में ऐसे बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास या तो वायुमंडल है ही नहीं या फिर होने के बावजूद भी काफी पतला है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारा खुद का चंद्रमा है, लेकिन वायुमंडल ना होने की वजह से वैज्ञानिकों को उसके बारे में एक चीज पता लगाना काफी आसान हो जाती है और वो है अंतरिक्ष की शुरुआत की सीमा ढूंढना। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ साल पहले तक वैज्ञानिक ये तक नहीं जानते थे कि हमारा अंतरिक्ष कहां से शुरू होता है और पृथ्वी कहां से खत्म होती है। ये सवाल बहुत सालों से डिबेट का विषय रहा है और अलग अलग वैज्ञानिक इससे जुड़े अलग अलग जवाब देते आए हैं। आज हम आपको बिल्कुल क्लियर रूप से ये बताने वाले हैं कि हमारी पृथ्वी की सीमा कहां पर खत्म होती है और हमारा अंतरिक्ष कहां पर शुरू होता है। इसके अलावा मेन टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए हम आपको पृथ्वी के वायुमंडल की भी बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये जानने से पहले कि अंतरिक्ष की शुरुआत कहां से हुई है, उससे पहले ये जान लेते हैं कि वैज्ञानिकों के मुकाबले हमारे वायुमंडल का अंत कहां पर होता है। पृथ्वी के वायुमंडल को 5 मुख्य लेयर्स में बांटा गया है: ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। इन सभी सीमाओं को तापमान के मुताबिक बांटा गया है, यानी जैसे कि एक पार्टिकुलर हाइट पर जाने के बाद तापमान में गिरावट आने लगती है, वैसे ही उस एरिया को एक नई लेयर कहा जाने लगता है। सिर्फ तापमान ही नहीं बल्कि एक केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर भी डिवाइड किया गया है। अब सीधी सी बात है कि अगर एक लेयर से दूसरे लेयर में टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है तो उसके फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन में भी डिफरेंस दिखेगा। खैर चलिए वायुमंडल के इन 5 लेयर्स के बारे में थोड़ा गहराई में जानते हैं। ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की ये पतली लेयर होती है जिसकी शुरुआत हमारी पृथ्वी के सतह से होती है और ये पृथ्वी की सतह से करीब 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर खत्म होती है। पृथ्वी के मौसम में जितने भी बदलाव होते हैं वो इसी लेयर में देखे जाते हैं। जितने भी जहाज, पक्षी और ड्रोन उड़ते हैं वो सब भी इसी लेयर में आते हैं। ये भले ही पृथ्वी की सबसे नीची लेयर हो, लेकिन इसका हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा असर होता है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि आने वाले 50 से 100 सालों में हम इस लेयर पर पूरा कंट्रोल जमा लेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उनको हम इंसान अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आपने ये सोचा कि इसके जरिए हम अपने मौसम को भी कंट्रोल कर पाएंगे तो आप बिल्कुल सही हो। इनफैक्ट इस लेयर को कंट्रोल करने का मुख्य कारण भी यही है कि हम एक स्पेसिफिक एरिया के मौसम को आसानी से कंट्रोल करें ताकि वहां पर मौजूद फसल और बाकी इंपॉर्टेंट चीजों को कोई हानि ना हो। ऐसा कई बार किया जा चुका है लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में ऐसा होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। स्ट्रेटोस्फियर ये लेयर ट्रोपोस्फियर के खत्म होने के बाद शुरू होती है और उससे करीब 38 किलोमीटर की ऊंचाई पर खत्म होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आखिरी छोर की ऊंचाई हमारी पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की दूरी पर होती है। वायुमंडल की इसी लेयर में ओजोन लेयर भी मौजूद होती है जो हमें सूरज से आने वाली हार्मफुल पार्टिकल से बचाती है। इस लेयर की फॉर्मेशन पृथ्वी के शुरुआती समय में हुई थी जब यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया भारी मात्रा में हुआ करते थे। खैर इस लेयर में हमें वेदर बैलून और हाई फ्लाइंग प्लेन्स नजर आते हैं। एयरप्लेन को इतनी ऊंचाई पर उड़ाया जाता है जब उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है और फ्यूल बचाना होता है। अब शायद आपका ये सवाल हो सकता है कि प्लेन को ऊंचाई पर उड़ाने से फ्यूल बचाने का क्या कनेक्शन है। असल में जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर चलते जाते हैं वैसे वैसे पार्टिकल डेंसिटी कम होती जाती है। पार्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है कि एक पार्टिकुलर एरिया में कितने ज्यादा पार्टिकल्स मौजूद हैं। जैसे कि सॉलिड की पार्टिकल डेंसिटी लिक्विड के मुकाबले ज्यादा होती है, वैसे ही लिक्विड की पार्टिकल गैस के मुकाबले ज्यादा होती है। ऐसे ही ट्रोपोस्फियर की पार्टिकल डेंसिटी स्ट्रेटोस्फियर के मुकाबले ज्यादा होती है, जिसकी वजह से एयरप्लेन्स को वहां पर बहुत सारा फ्यूल एयर रेजिस्टेंस को कैंसिल करने में इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन जब इन्हें स्ट्रेटोस्फियर में उड़ाया जाता है तो वो फ्यूल बच जाता है और प्लेन को एयर रेजिस्टेंस का ज्यादा सामना नहीं करना पड़ता। मीसोस्फियर ये हमारे वायुमंडल की तीसरी लेयर है जिसकी शुरुआत होती है स्ट्रेटोस्फियर के खत्म होने के बाद और अंत होता है पृथ्वी की सतह से 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर। यानी अगर हम बात करें इस लेयर की चौड़ाई की तो ये करीब 35 किलोमीटर मोटी होती है। इस लेयर में आते आते पार्टिकल डेंसिटी इतनी कम हो चुकी होती है कि यहाँ पर किसी भी एरोप्लेन को उड़ाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर आप ध्यान दें आपको ये पता चलेगा कि जैसे जैसे कम वायुमंडल की लेयर्स में ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमें अंतरिक्ष जैसे फीचर देखने को मिलते
मिलते हैं। पार्टिकल डेंसिटी कम होना अंतरिक्ष की एक निशानी है जो हमें मीसोस्फीयर में साफ साफ दिखाई दे रही है। आपने कई जगहों पर टूटते हुए तारों के बारे में सुना होगा, जो असल में एक तारा नहीं बल्कि एक उल्का होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आकर जल जाता है। ये जलने का प्रोसेस कहीं और नहीं बल्कि मीसोस्फीयर में ही होता है। कई लोग ये बताते हैं कि ये आग फ्रिक्शन की वजह से लगती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से गलत है। दरअसल जब भी कोई पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसके आगे के हिस्से पर लगने वाला प्रेशर पीछे के हिस्से पर लगने वाले प्रेशर से बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका आगे का हिस्सा आग पकड़ लेता है। यही कारण है कि हमें वो पत्थर चमकता हुआ दिखाई देता है और इसे लोग टूटता हुआ तारा बुलाते हैं। थर्मोस्फीयर। मीसोस्फीयर के खत्म होने के बाद आती है हमारे वायुमंडल की चौथी लेयर यानी कि थर्मोस्फीयर। इसकी शुरुआत होती है पृथ्वी की सतह से 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर और अंत होता है पृथ्वी की सतह से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अभी तक हमने वायुमंडल की जितनी भी लेयर्स के बारे में आपको बताया उनमें से ये सबसे ज्यादा चौड़ी है, इसीलिए यहाँ पार्टिकल डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है और यहाँ पर सिर्फ चार्ज पार्टिकल ही मौजूद होते हैं जिन्हें कई बार आयंस के नाम से भी बुलाया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और पृथ्वी का चक्कर लगाने वाली सैटेलाइट इसी लेयर में मौजूद रहती है। अगर यहाँ पर पार्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती तो सैटेलाइट का फंक्शन करना काफी ज्यादा कठिन होता। अब क्योंकि इस एरिया में ISS चक्कर लगा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अंतरिक्ष में होना चाहिए था। इसके बारे में आपको कुछ क्षणों में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। अंत में आती ही पृथ्वी की सबसे मोटी लेयर जहां पर पार्टिकल डेंसिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की आखिरी लेयर एक्सोस्फीयर की। इसकी शुरुआत तो पृथ्वी की सतह से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, लेकिन अंत 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो एरिया है जहां पर हमारी पृथ्वी का वायुमंडल और अंतरिक्ष आपस में आकर जुड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि इसी लेयर से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। यहाँ पर काफी सारा स्पेस डेब्रिज मौजूद है और साथ ही में यहाँ पर आपको बहुत ही कम गैस मॉलिक्यूल देखने को मिलेगी। इस लेयर को आप टेक्निकली स्पेस ही बोल सकते हो। अब ये तो बात हुई वायुमंडल की, जिसे डिवाइड करना काफी आसान था क्योंकि इसे एक फिजिकल क्वांटिटी के मुताबिक बांटा गया था जो था टेम्परेचर। लेकिन अंतरिक्ष और पृथ्वी की बाउंड्री को बांटना इतना ज्यादा आसान नहीं था क्योंकि उसके लिए किसी भी बेस मेट्रिक को चूज करना काफी ज्यादा कठिन था। बेस मेट्रिक चूज करने का मतलब है ये पता लगाना कि हम अंतरिक्ष और पृथ्वी को किस आधार पर बांटे। इस बात पर बहुत सालों से डिबेट की जा रही थी, लेकिन साल 1957 में थियोडोर कार्मन नाम के एक हंगेरियन अमेरिकन फिजिसिस्ट एंड स्पेस फ्लाइट इंजीनियर इसका एक बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं। उनके मुताबिक पृथ्वी का अंत और अंतरिक्ष की शुरुआत पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है और ऐसा कहने का उनके पास काफी सारे कारण थे, जिनमें से मुख्य कारण था एरोडायनेमिक लिफ्ट। उनके मुताबिक अंतरिक्ष और पृथ्वी को एक ऐसी रेखा से डिवाइड करना चाहिए जहां पर पार्टिकल डेंसिटी इतना ज्यादा कम हो जाए कि कोई भी ऑब्जेक्ट मात्र पार्टिकल्स के जरिए उड़ान ना भर पाए। ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा सिंपल है, लेकिन शायद आपको इस पर थोड़ी कंफ्यूजन हो, इसीलिए चलिए इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। हम जानते हैं कि जितनी भी चीजें पृथ्वी पर उड़ती हैं, फिर चाहे वो आपके स्कूल में बनाया हुआ पेपर प्लेन हो या फिर एयर इंडिया द्वारा बनाया गया विशाल प्लेन, उनका एक बेसिक मैकेनिज्म एरोडायनेमिक लिफ्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों ही ऑब्जेक्ट को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो वायुमंडल में मौजूद पार्टिकल्स का पूरा लाभ उठाएं और इससे अपने वेट को बैलेंस करते हुए हवा में उड़ पाएं। यही कारण है कि हमें एरोप्लेन्स में विंग्स दिखाई देते हैं और साथ ही में इसकी बॉडी बिल्कुल रॉकेट की शेप में बनाई जाती है। ऐसे प्लेन को हवा का इस्तेमाल करने में आसानी होती है, जिससे वो आसानी से उड़ पाता है। अब ये तो केस हुआ हमारे वायुमंडल का, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर पार्टिकल डेंसिटी कम होने लगती है, जिसकी वजह से ये एरोडायनेमिक लिफ्ट अचीव करना और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। थियोडोर कार्मन के मुताबिक एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर ये एरोडायनेमिक लिफ्ट अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, जिसकी वजह से उसे ही हम अंतरिक्ष की शुरुआत मान सकते हैं। जब उन्होंने अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इस पॉइंट को कैलकुलेट करने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि ये पॉइंट पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा ऊपर नहीं बल्कि मात्र 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही मौजूद है। उन्होंने सिर्फ पार्टिकल डेंसिटी को ही नहीं बल्कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी साथ में लेकर एक ऐसे फार्मूले को डिजाइन किया जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी ग्रह का वायुमंडल कहाँ खत्म होता है और अंतरिक्ष कहाँ पर शुरू होता है।
उनके मुताबिक इस 100 किलोमीटर वाले पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पर मौजूद एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले 10,000 गुना कम होता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को इस लेवल तक उड़ना है तो वो एरोडायनेमिक लिफ्ट की मदद से उड़ान नहीं भर सकता, बल्कि उसे ऑर्बिटल वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस 100 किलोमीटर के पॉइंट में आने पर यह क्राफ्ट हवा के जरिए नहीं बल्कि पृथ्वी की ग्रेविटी के जरिए ही उड़ान भर सकता है। हालांकि एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि यह पॉइंट कोई फिजिकल पॉइंट नहीं है, बल्कि इसे सिर्फ थ्योरी में ही डिफाइन किया गया है। अब तो इसे ऑपरेशनल और लीगल पर्पस के लिए ही भी इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसकी वजह से ये अंतरिक्ष और पृथ्वी को डिवाइड करने की एक स्टैंडर्ड यूनिट बन गई है। लेकिन इस लाइन को डिफाइन करना इतना ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि कारमन को अभी तक किसी भी बड़ी एजेंसी ने इस पॉइंट के बारे में कोई भी अप्रूवल नहीं दिया था। यही कारण है कि हमें कार्बन के अपनी थ्योरी पब्लिश करने के मात्र 2 साल बाद फिर से एक डिबेट दिखाई देती है, जिसमें अमेरिकन एयरफोर्स अपनी एक नई डिफिनेशन को सामने लेकर आती है। यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के मुताबिक हमारी पृथ्वी का अंत और अंतरिक्ष की शुरुआत पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। इस लाइन के बारे में सबसे पहले 8 दिसंबर 1959 को यूएसएएफ यानी यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स द्वारा बताया गया था। उन्होंने एक ऐसे प्लेन को पहली बार बनाया था जिसमें एक रॉकेट की पावर को अप्लाई किया जा सकता था। उनका लक्ष्य था कि इस प्लेन को साउंड की रफ्तार से तेज चलाना। एयरक्राफ्ट का नाम रखा गया था X-15 और उनके मुताबिक ये एयरक्राफ्ट जितने भी हाइट पर जा पाएगी उसे ही पृथ्वी और अंतरिक्ष की बाउंड्री माना जाएगा। उस समय एयरफोर्स को यह लगता था कि उन्होंने एक ऐसे एयरक्राफ्ट को डिजाइन किया है जो परफेक्ट है, यानी इससे अच्छी एयरक्राफ्ट को डेवलप करना अब पॉसिबल नहीं है। उनके मुताबिक ये एयरक्राफ्ट जितने भी ऊंचाई पर जाएगा वो असल में कुछ और नहीं बल्कि अंतरिक्ष ही होगा। अब एयरफोर्स और कार्बन के बीच एक छोटी सी जंग छिड़ जाती है, जिसमें दोनों ही इस बात पर डिबेट करने लगते हैं कि कौन सा मार्क अंतरिक्ष और पृथ्वी को सही से डिवाइड कर पाएगा। ये मामला पहुंचता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के पास, जो इन सभी चीजों को हैंडल करने का हेड डिपार्टमेंट है। वो 1960 के दशक में ये क्लियर कर देते हैं कि कार्बन द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए पॉइंट को ही अंतरिक्ष और पृथ्वी का डिवीजन माना जाएगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कार्बन ने उस लाइन को सिर्फ स्पेस फ्लाइट इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि एक कॉमन फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से फॉर्म किया था। अगर एयरफोर्स के एक्सप्लेनेशन को देखा जाए तो उसमें हमें कोई भी साइंटिफिक लॉजिक नहीं दिखाई देता, बल्कि सिर्फ इंजीनियरिंग ही दिखाई देती है। लेकिन कार्बन की थ्योरी के साथ ऐसा नहीं था। अंत में कार्बन द्वारा बनाया गया इस डिवीजन को द कार्बन लाइन का नाम दे दिया जाता है और आज भी हम इसी को पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच की ऑफिशियल बाउंड्री मानते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि नासा कभी कभी 80 किलोमीटर वाले मार्क को अंतरिक्ष और पृथ्वी की बाउंड्री के रूप में यूज कर लेता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं वो एक ऑफिशियल बाउंड्री है। नासा ऐसा सिर्फ अपने मिशन को सही से परफॉर्म करने के लिए करता है और उनका कार्बन लाइन को अपोज करने का कोई भी मोटिव नहीं है। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि आखिर हमारी पृथ्वी का अंत और अंतरिक्ष की शुरुआत कहां से होती है। ये बाउंड्री हमारी पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इस ऊंचाई पर हमारे वायुमंडल की चौथी लेयर मौजूद होती है, जहां पर पार्टिकल डेंसिटी इतनी ज्यादा कम हो चुकी होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लाई करने के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है। कार्बन लाइन के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर की काफी ज्यादा जरूरत पड़ी थी, क्योंकि इसके जरिए ही कार्बन ये पता लगा पाए थे कि पृथ्वी के किस एरिया में ऑब्जेक्ट को एरोडायनेमिक लिफ्ट मिलना बंद हो जाता है। खैर, अगर आपको पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच की बाउंड्री को डिवाइड करना होता तो आप कितनी हाइट की बाउंड्री को सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।